क्लास 9th में जो अपना 10th चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। देखो ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है और ओवरऑल साइंस का ये 10वां चैप्टर है। साइंस में क्लास 10th की जो अपनी फिजिक्स है इसमें हम लोगों ने सबसे पहले मोशन किया यानी कि गति के बाद फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन और फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन यानी बल तथा गति के नियम, और उसके बाद आज जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो अपना गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन, इसमें है क्या क्या, मतलब किन किन चीज़ों की स्टडी यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन में करनी है। उसके बाद एक एक टॉपिक देखते हैं। तो देखिए क्या है, क्लास 9th साइंस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। सबसे पहले देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरा, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। वेरिएशन इन जी मतलब जी में जो बदलाव हो जाता है वो, और डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या है। उसके बाद फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन, मास एंड वेट, द्रव्यमान तथा भार, यहां तक हम लोग लेने के बाद में उसके बाद वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून मतलब कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का क्या भार होगा। 8वें नंबर पे अपना आएगा थ्रस्ट, प्रौढ़ समझेंगे क्या होता है चैप्टर में। 9 नंबर पे प्रेशर आएगा यानी कि दाब। 10 नंबर पे फ्लूइड। उसके बाद बॉयंसी यानी कि उपलावकता। अब उत्प्लावकता क्या होता है ये भी आगे समझते हैं, इसी चैप्टर का 11वें नंबर का अपना स्टडी पॉइंट होगा। और लास्ट में अपना होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये अपना कंटेंट है 10th चैप्टर ग्रेविटेशन का। अब इसको आगे शुरू करते हैं। हाँ, तो अब जो है हम लोग इस ग्रेविटेशन चैप्टर का जो पहला स्टडी पॉइंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसको समझते हैं। ये क्या है, देखो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका कहने का अर्थ ये है कि जो है इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे मान लो ये चौक है, ये चौक अगर ऊपर से नीचे जा रही है तो ये इसलिए जा रही है क्योंकि धरती एक वस्तु है, दूसरी वस्तु ये चौक है, धरती इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है और ये चौक भी धरती को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बात समझ में आई। जितने बल से धरती इसकी ओर आकर्षित हो रही, चौक भी धरती को उतने ही बल से आकर्षित कर रही है और धरती भी चौक को उतने ही बल से आकर्षित कर रही है, मगर धरती इसके पास नहीं आ पाती है और चौक धरती के पास चली जाती है क्योंकि जो चाक का आकर्षण बल है वो बहुत कम है और धरती का आकर्षण बल चौक की तुलना में ज्यादा, तो धरती चौक को खींच लेती है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, इसका ये कहने का अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और ये जो आकर्षण बल है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगा रही है, ये उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब दो वस्तुओं का जितना द्रव्यमान है उनके बीच में लगने वाला ये गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज्यादा होगा और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो बल इन दोनों वस्तुओं के बीच में लग रहा है। मतलब कि अगर हम उनके बीच की दूरी को ज्यादा करेंगे तो उनके बीच में लगने वाला बल कम हो जाएगा और जो बल कम होगा वो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अगर उनके बीच की दूरी को हम 10 गुना कर देंगे तो बल 10 गुना कम नहीं होगा, बल 100 गुना कम हो जाएगा, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। समझ गए ना। अगर बीच की दूरी 2 गुना कर दे तो लगने वाला बल 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये नियम यही है जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और वो आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। अब जैसे ये चौक है, अब इस चौक को धरती भी आकर्षित कर रही है और सूरज भी आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो और ये ऊपर छत भी आकर्षित कर रही है, तो ये धरती ही के पास काहे जा रही है, सूरज के पास चली जाए, ऊपर छत के पास चली जाए, तो है क्या जो
इस चौक पे जो आकर्षण बल लग रहा है, तो जो दूसरी वस्तु इसको आकर्षित कर रही उसके और इस चौक के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। तो धरती का द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए धरती की ओर चली जाती है, और अगर धरती का द्रव्यमान छत की तुलना में कम होता तो ये छत के पास चली जाती। ठीक, अब आप कहोगे सर सूरज का द्रव्यमान तो धरती के भी द्रव्यमान से ज्यादा है, तो ये चौक सूरज के पास क्यों नहीं जा रही है? ये चौक सूरज के पास इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये जो चौक पे जो बल लग रहा है ये सूरज और इस चौक के द्रव्यमान के गुणन के अनुक्रमानुपाती तो है, और मगर साथ ही साथ इस धरती की सूरज की और चौक के बीच में जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी तो है। मतलब बीच की दूरी जितना ज्यादा बढ़ेगी लगने वाला बल उतना कम भी तो हो जाएगा। तो सूरज का द्रव्यमान धरती से ज्यादा होने के बावजूद ये चौक सूरज पे नहीं जाएगी क्योंकि सूरज की जो दूरी है इस चौक से वो धरती की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से कि सूरज के द्वारा इस चौक पर लगने वाला बल बहुत कम हो जाता है। तो वही ये नियम है। आइए देखते हैं क्या है। देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। आइए समझते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करती है, which is directly proportional to the product of their masses। और ये बल जो है ये उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है भाई। which is directly proportional to the product of their masses। ये बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा बल, मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमानों का गुणनफल उतना ज्यादा बल लगेगा। their masses and inversely proportional to the square of distance between them। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये वाला बल। मतलब उनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा करेंगे उनका जो स्क्वायर है उस हिसाब से उसका बल कम होता जाएगा। मतलब कि बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बल कम होगा, और कितना कम होगा? अगर दूरी 2 गुना करेंगे तो बल 2 गुना कम होगा, नहीं 4 गुना कम होगा। दूरी 3 गुना करेंगे तो बल 9 गुना कम होगा। दूरी 4 गुना करेंगे तो बल 16 गुना कम हो जाएगा। क्या है नियम? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। अच्छा, एक चीज और है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। मतलब जैसे ये धरती इस चौक को अपनी ओर आकर्षित कर रही तो धरती इस चौक को छू नहीं रही, धरती इस चौक को स्पर्श नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही, कांटेक्ट में नहीं है धरती इसके। उसके बावजूद धरती इस चौक को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ठीक है, देखो बल 2 तरीके के होते हैं। एक तो भाई जैसे हम किसी को धक्का दें तो ये कांटेक्ट फोर्स है, और मैग्नेट किसी को अपनी ओर खींच ले ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है ना? तो ऐसे ही जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये चौक अपने आप धरती इसको आकर्षित कर लेगी, धरती को इस चौक को छूने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा आकर्षण बल है। कभी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, हमेशा आकर्षित करेंगे। बात समझना जरा, इसको समझते हैं। इनका कहने का मतलब ये है इस नियम का कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो एक वस्तु ये है, इसका द्रव्यमान हमने मान लिया m1, और दूसरी वस्तु ये है, इसका द्रव्यमान मान लिया m2, और इनके बीच की जो दूरी है उसको हमने मान लिया r। ठीक, ये 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। इस वस्तु का द्रव्यमान m1 है, उस वस्तु का द्रव्यमान m2 है, और इनके बीच की दूरी है r। अब जो इनके बीच में बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो इनके द्रव्यमान कितना है m1 और उसका कितना है m2, m1 मल्टीप्लाई m2 यानी कि m1 m2। ये जो फोर्स है ये m1 m2 के अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच में डिस्टेंस है r, तो ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r स्क्वायर के। ठीक, f प्रोपोर्शनल m1 m2 और f इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। मतलब कि m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। मतलब कि द्रव्यमान जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा, और इनके बीच की दूरी जितना ज्यादा करेंगे बल उतना ज्यादा कम होता जाएगा। बात समझ गए? ठीक, अब ये दोनों चीजों को अगर हम मिला दे तो हमको जो चीज मिलेगी वो मिलेगी f प्रोपोर्शनल m1
m2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई इन दोनों चीजों को हम कह के यही तो चीज कह सकते हैं, ठीक। अब यहां पर ये जो अनुक्रमानुपाती का साइन है, प्रोपोर्शनल टू का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, इसको जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यानी कि एक नियतांक लगाएंगे। जब भी अनुक्रमानुपाती का साइन हटा के इज इक्वल टू का बराबर का साइन लगाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे। तो यहां पर जो नियतांक आएगा वो आएगा कैपिटल जी। तो F यहां पे हमने अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे जो G है ये कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू है G बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये एक कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू है। तो मुझे लगता कि आप ये न्यूटन का अच्छा ये चीज न्यूटन ने बताई थी, तो इसको न्यूटन का फोर्थ लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। बताते हैं कि न्यूटन कभी सेब खा रहे थे, वो सेब ऊपर से गिरा या जो भी हुआ, कुल मिला के इसको न्यूटन का चौथा नियम भी बोलते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। फिर से एक बार समझ लो कि ये जो बल है ये ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पर लगता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर तो वस्तुएं m1 और m2 हैं और इनके द्रव्यमान का गुणनफल m1 m2 है, तो लगने वाला बल जो F है इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। और इनके बीच की दूरी r है तो वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा r स्क्वायर के। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल 2 का साइन हटेगा, इज इक्वल टू यानी कि बराबर का साइन आएगा, एक नियतांक g आया, g की वैल्यू ये है, तो फार्मूला बना F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जरा g का मात्रक देखो क्या है। हाँ, तो अब आगे देखते हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हम लोगों ने देखा, इसमें एक चीज आई g, F बराबर G m1 m2 अपॉन ऑल स्क्वायर। तो इसमें ये G क्या है, G का क्या मात्रक है, पहले इसको देखते। तो अपना ये नियम ये है, G का मात्रक देखने के लिए F बराबर G, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो G हम अलग कर लेंगे, आर स्क्वायर F के पास आ गया, तो F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 बराबर G। अच्छा, अब F यहां पर है बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। R मतलब दूरी, और दूरी का स्क्वायर, R का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। और m1 m2 ये क्या है, ये द्रव्यमान है, मतलब मासेस है, और मासेस का मात्रक होता है kg मल्टीप्लाई kg। भाई मास इसका यही तो होता है, यूनिट ऑफ G हम लोग यहाँ पे निकाल, इंग्लिश में लिख लेना, यूनिट ऑफ G। हाँ, तो अब इज इक्वल टू G। भाई F का मात्रक न्यूटन, R का मात्रक R यानी कि दूरी, और डिस्टेंस का मात्रक मीटर स्क्वायर। भाई R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, m1 m2 मतलब kg इंटू kg। तो ये बना हमारा, ये हुआ पूरा नाम ना लिखे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक ना। ये अपनी यूनिट हो गई, इस द यूनिट ऑफ कैपिटल G। तो कैपिटल G की जो यूनिट अपने पास निकल के वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि क्या है। 2 masses of 1 kg each are separated by a distance of 1 meter। ये 1 मीटर लिखा हुआ है, 1 है ये 1 मीटर। फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। 2 masses of 1 kg each are separated by a distance of 1 मीटर। दो द्रव्यमान हैं 1-1 किलो के, वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये बताओ उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगा है, अभी निकाल देते हैं। ये मास हुआ 1 kg का, दूसरा मास ये है, ये भी 1 kg का है। ये एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, तो R इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक। बताना ये है कि इनके बीच में फोर्स यानी कि बल कितना लगा है, कोई बात नहीं। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक।
F इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। m1 m2 मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब है 1 मीटर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ऊपर कितना आ गया और नीचे भी 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू आंसर अपना हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। यहाँ पे आप लोग ये यूनिट जरूर लिख दीजिएगा, न्यूटन में आएगा ये आंसर। तो ये अपना पहला न्यूमेरिकल हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, दैट ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। अच्छा, कि जो धरती का मास है वो 6 गुणा 10 की घात 24 kg है और जो मून का मास है वो 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg है। और अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो है 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। तो ये बताना है कि अर्थ द्वारा मून पर, धरती द्वारा मून पर कितना बल लगाया जाए। चलो ठीक है, बना लेते हैं इसका फिगर एक बार। मान लो ये है अपनी अर्थ यानी कि धरती। इसका जो मास है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg है। 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ठीक है। और इधर हम अपना मून बना लेते हैं। ये मून हो गया। m2 ये है 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg, ठीक। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। अच्छा, मतलब कि यहाँ से लेकर के जो वहाँ तक की डिस्टेंस है r, वो है 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, ठीक है। हाँ, तो अब ये बताना है कि अर्थ द्वारा मून पर कितना बल लगाया जाता है, ठीक है। F बराबर F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब F इज इक्वल टू हो जाएगा G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 है 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू m2 है 7.4 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 3.84 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, ठीक ठीक। अब क्या करा जाए, अब आगे देखना। यहाँ इसको कर रहा हूँ। पहले नंबर 1 पास 6.67 इंटू 6 6.6 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन नीचे 3.84 का स्क्वायर, ठीक। अब जरा पावर देख लो, 10 की पावर 24 और 10 की पावर 22। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 24 और 10 की पावर 22 की 4 और 2 6 यानी कि 46। 24 22 46 और 10 की पावर -11 ये है। और नीचे है 10 की पावर 8 का स्क्वायर है ना, तो इसको 10 की पावर 16 नीचे कर देते हैं। 8 का स्क्वायर 16 और 10 की पावर -11 ये ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -11। इतनी बात देखिए समझ में आई। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 49.8 लमसम आएगा। 49.8 के आसपास इसका आंसर आएगा, या 49 पॉइंट इसको आप, इसका आंसर आता है 49.358 कर दिया। इसको और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये 49.35 इंटू 6 और नीचे ये जो 3.84 है, हमेशा ध्यान रखना कि जो 3.84 है इसका जो स्क्वायर होता है वो 14.74 होता है।
3.84 का स्क्वायर 14.74 इनटू, अब ये 10 की पावर 16 है, ऊपर का जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10 की पावर 16, यानी 10 की पावर 46 इंटू 16, ये 11 है और 16 है 10 की पावर 27 ऊपर जाके ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब 49.35 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 296.14 और नीचे ये होगा 14.74। इधर 10 की पावर में तो ये 16 में से 10, 16 में से 7 गया तो ये 9 हो गया और 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। इतनी बात समझ में आई? 296.14 अपॉन 14.74। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये मैंने पहले ही कॉपी पे सॉल्व कर लिया था, बस आपको कैलकुलेशन दिखानी है। 20.09 इंटू 10 की पावर 19। अब क्या है, ये वाला डेसिमल हम इधर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसको लिख दिया 2 इंटू 10 की पावर, अब ये डेसिमल इधर आया, दशमलव इधर, तो 10 की घात 19 का 10 की घात 20 न्यूटन। ये जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन ये आपको सॉल्व करके नहीं दिया, आप सॉल्व कर लेना, ऐसे ही होगा। देखो 6.67 को 7.4 से मल्टीप्लाई किया तो 49.35 आया इंटू 6 और नीचे इसका स्क्वायर 14.74 होता है, ये ध्यान रखना। इन दोनों को सॉल्व किया, इतना नीचे ये चीज़ है 10 की घात 46 और 27 को -27 सॉल्व किया तो इस तरीके से हो गया है। ठीक है ना, कैलकुलेशन सही है, उसकी अपना टेंशन लो। क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्ट्स केप्ट क्लोजर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स F, मतलब 2 वस्तुएं हैं वो अगर नज़दीक में रखी हुई हैं तो वो एक दूसरे को F बल से आकर्षित करें। चलो पहले ये देख लेते हैं। 2 ऑब्जेक्ट हैं, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ये M1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये M2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको F R ले लो, R ले ली, तो ये एक दूसरे को F बल से आकर्षित करें। पहले इतनी लाइन देखो, 2 ऑब्जेक्ट्स केप्ट क्लोजर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स F, 2 वस्तुएं हैं जो कि नज़दीक रखी हुई हैं, वो एक दूसरे को F बल से आकर्षित करें। तो इसका जो बल है जो F है वो F फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो F क्या होगा, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो 2 वस्तुएं हैं जिनका मास M1 M2 है, बीच की डिस्टेंस R है, वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस इतने F से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आगे देखो, When the distance between them is tripled, अच्छा मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसको 3 गुना कर दिया जाए, मतलब कि ट्रिपल्ड कर दिया जाए। With how much force they will attract each other, मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 2 वस्तुएं रखी हुई हैं जो एक दूसरे को F बल से अट्रैक्ट कर रही हैं। अब वो कह रहा है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया जाए तो वो कितने जो है फोर्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं, पहले ये देख लो, व्हेन डिस्टेंस देम इफ ट्रिपल्ड, अब अगर इनकी डिस्टेंस को हम ट्रिपल करें तो मान लो जैसे ये M1 है और ये M2 है, यहां पर इसकी डिस्टेंस अपन ने ली थी R और अब इसको ट्रिपल करना मतलब अब हम लेंगे 3R, तो लो इस बार हमने 3R कर दिया। R था, अब की बार 3R कर दे रहे हैं, तो अब कितना फोर्स लगेगा देखते हैं। अब की बार जो फोर्स लगेगा उसको मैंने एक F बनाया, ऊपर एक डैश लगा दिया। ये नया वाला फोर्स जो है इसकी डिस्टेंस को 3 गुना करने पे जो फोर्स लगेगा, तो F डैश इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे R की जगह क्या है, पहले डिस्टेंस R थी, अब R कितनी हो गई 3R, तो 3R स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन 9R स्क्वायर। अब देखो G M1 M2 अपॉन 9R, चलो एक चीज और देखना जरा, इधर देखो,
इस एफ डैश को मैंने लिखा 1/9 और बाकी सब चीज़ ऐसे ही है Gm1m2/r²। और ये जो Gm1m2/r² है ये f की वैल्यू है Gm1, तो इसकी जगह f लिख सकते हैं, तो f डैश इज इक्वल टू 1/9f। मतलब कि अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर ट्रिपल्ड कर दी जाए, मतलब 3 गुना कर दी जाए, तो जो उसका लगने वाला जो फोर्स है वो 9 गुना कम हो जाएगा। जो नया फोर्स आएगा 3 गुना डिस्टेंस करने पर वो इस फोर्स से 9 गुना कम हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, when the distance between them is tripled with how much force they will attract। हो गया 3 गुना फोर्स करने पे, तो वो 3 गुना डिस्टेंस करने पे जो फोर्स लगेगा वो निकाल लिया। What will be the force when the distance between them half। अब कह रहा है कि अब बताओ कितना फोर्स लगेगा अगर उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए। तो ये देखो, ये कह रहे हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दो, आधा कर दो। मतलब ये m1 है, ये m2 है, बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया, मतलब कि ये डिस्टेंस r/2 हो जाएगी। ठीक, निकालते हैं कितना फोर्स आएगा। इसको f डबल डैश लगा दो, m1 m2 और r² की जगह r/2 का स्क्वायर कर दो। तो अब f डबल डैश इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²/4। अब ये जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर देखो, इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। f डबल डैश इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर आया, 4 Gm1 m2 अपॉन r²। अब फिर देखो Gm1 m2 अपॉन r² f के बराबर है, तो इसकी जगह f लिख सकते हैं, तो f डबल डैश इज इक्वल टू 4f। ठीक, इसका मतलब ये है कि व्हाट विल बी द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ। अगर उसके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, और अगर उनके बीच की डिस्टेंस को जो है 3 टाइम्स कर दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स जो है वो 9 टाइम्स कम हो जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 kg। जो सूरज का द्रव्यमान है वो 2 × 10⁻30 किलोग्राम है। एंड द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। और धरती का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। ठीक है, इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। और जो धरती और सूरज के बीच में जो दूरी है, औसत दूरी है, वो है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण का कितना बल लग रहा है ये अपने को बताना है। चलो बताते हैं। तो ये मान लेते हैं ये सन है, और इसका जो मास अपने को दिया है m1 उसको ले लिया, वो है 2 × 10⁻30 kg। उसके बाद द मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 kg, और ये अर्थ हो गई। अर्थ, इसका मास है 6 × 10⁻24 kg। If the average distance between sun and earth is 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। अच्छा, r इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, ये इनके बीच की एवरेज डिस्टेंस है। अब एक चीज देखना जरा, हमेशा ध्यान रखना कि जो हम लोग अगर डिस्टेंस मीटर में लेंगे तो जो है मास को केजी में लेंगे और टाइम को सेकंड में लेंगे। इसको MKS पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पर मास तो द्रव्यमान 2 किलोग्राम में है, मगर जो ये डिस्टेंस दी है ये दी है किलोमीटर में। तो किलोमीटर को पहले हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। भाई आप ये जानते हैं कि 1 km इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर।
तो ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में बनाने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो r इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 8, और अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 3 से, तो इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ठीक, ये तो r हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना फोर्स लगेगा अभी निकाल देते हैं। फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब F इज इक्वल टू G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू m1 दिया है 2 इंटू 10 की पावर 30 इंटू m2 6 इंटू 10 की पावर 24। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r है 1.5 इंटू 10 की पावर 11। इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो। चलो आगे देखो। अब 6 2 जा 12 और ये 6.67, ये 2 है ये 6, इसको 12 हो गया ना, तो 6.67 इंटू ये 2 और ये 6 10 की घात 12, ओ सॉरी 6 दूना 12, सीधे 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12। अब जरा 10 की पावर ऊपर देख लो, ये 10 की पावर 54 हुआ, 30 और 24 54 है, माइनस का 11, तो 10 की पावर माइनस का 11 तो 30 और 24 54। नीचे 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि ये 1.5 का स्क्वायर है, और ये 10 की पावर 11 है, इसका भी स्क्वायर, तो 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11। ठीक, हाँ। अब आगे से देखना इसे 6.67 इंटू 12। अच्छा नीचे देखो, इधर पहले पावर सॉल्व कर दें। 6.67 इंटू 12। अच्छा, ये जो 1.5 है ना, इसको 3/2 कर लो, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 3/2 इंटू 3/2 1.5 को। अच्छा, 10 की पावर 11 टू 10 की पावर 11, 10 की पावर 22। ऊपर 54 में से 11 माइनस को, तो 4 में से 1 गया तो 3 आया, और 5 में से 1 गया तो 4 आया, 10 की पावर 43 प्लस का। अच्छा, अब क्या करो, 6.67 इंटू 12 अपॉन 3 3 जा 9, इसको 3 इंटू 3 ही रहने देते हैं, और ये 2 2 जा 4, ये ऊपर आ जाएगा, इसको कर दो 4, 2 2 जा 4, ये ऊपर आ गया। अब 3 4 जा 12 हो जाएगा, और इसको भी काट दो, 3 2 जा 6 पॉइंट, फिर 3 2 जा 6, 7 को हटाओ, तो ये वाला 4 और ये वाला 4, 4 4 जा 16। अच्छा, इधर क्या है, 10 की पावर जब 43 में से 22 माइनस करें तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2.2 इंटू 4 इंटू 4, अच्छा मतलब 2.2 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 10 की पावर 21। अब 2.2 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3.52। नहीं सॉरी, ये 35.2 आएगा। एक बार ज़रा देखना, 2.2 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, 3 5 2, हाँ 35.2। तो इसको जब और सॉल्व करें हम तो 2.2 इंटू 16 35.2 इंटू 10 की पावर 21। अच्छा, पॉइंट अगर हम इधर ले आए 3.52 कर दें तो 10 की पावर 22 हो जाएगा। इतने न्यूटन का वो फोर्स लगेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स weighing 15 kg and 40 kg
इस 150 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 न्यूटन, मतलब दो वस्तुएं हैं जिनका जो मास है वो 15 kg और 40 kg है, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो 150 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन लग रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये बताना है कि उनके बीच में डिस्टेंस मतलब कि दूरी कितनी। भाई दो वस्तुएं हैं, एक 15 किलो की है, एक 40 किलो की, उनके बीच में इतना बल लग रहा है 150 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन। इनके बीच में डिस्टेंस बताना है, बता दो इसमें क्या है। देखो m1 इज इक्वल टू 15 kg, ठीक, m2 इज इक्वल टू 40 kg, इनके बीच की डिस्टेंस r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक, और f दिया हुआ है 150 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन। निकाल दो R, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू m1 है 15 इंटू m2 है 40 अपॉन r है पता नहीं r कितना है, और 150 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन। F है 150 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अब r इधर ले आओ, r स्क्वायर, ठीक है, अब r स्क्वायर यहाँ पे ले आओ, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6.67 इंटू 15 इंटू 40, अच्छा इंटू 15 है इंटू 40 है, तो 40 इंटू 15 कितना होगा, एक मिनट कैलकुलेशन कर लूँ। चलो बाद में अच्छा देखते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, हटाओ ये 15 इंटू 40 अभी ऐसे ही लिख रखा रहने, तो 15 इंटू 40 अपॉन अभी r स्क्वायर है, r की जगह ये आ गया नीचे 150 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, r इधर चला गया। अब इसको काट दो पहले, तभी नहीं सॉल्व किया। चलो 15 और ये 10, 15 10 जा 150, ठीक, और ये 0 से 0 कट गया, अब ठीक रहा। अब कैलकुलेशन हो गई आसान, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 4, 6.67 इंटू 4, और इधर 10 की पावर माइनस 10 ही है, और तो कुछ 10 की पावर में है नहीं। अच्छा ऊपर 10 की पावर माइनस 11 भी था, ये 10 की पावर माइनस 11 भेजा ऊपर भी था, और नीचे 10 की पावर माइनस 10, ठीक। देखो ये 4 और ये 6.67 इंटू 4, अब 10 की पावर माइनस 11 इधर से ये गया 10 की पावर माइनस 11, और इधर से गया ये 10 की पावर माइनस 10, नीचे तो 10 की पावर माइनस का 10 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 10 हो जाएगा। अब 6.64 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 266.80, 6.67 इंटू 4, ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई कर लो 6.67 इंटू 4 को, देखो 6.67, और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, कैरी आया 2, 6 4 जा 24 और 25 26, फिर 4 से जा 24 25 26, 2 पॉइंट के बाद 26.68, ठीक, 26.68। इधर क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 11 और 10 की पावर 10, तो ये 10 की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। इधर r स्क्वायर चल रहा है, तो 10 की पावर माइनस 1 भी हटा दो, तो r स्क्वायर बराबर 266.8, ठीक है ना, ये पॉइंट इधर है तो 266.8, तो r बराबर अब ये अंडर रूट 266.8 भी चलो कर दो, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। या एक मिनट, एक चीज जरा देखो, ये 26.68 में को 10 की पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब 10 की पावर माइनस 1 से करेंगे ना, तो पॉइंट जो है वो इस साइड आएगा ना कि उधर जाएगा। अगर 10 की पावर प्लस का 1 होता तो पॉइंट उधर जाता है, अगर 10 की पावर माइनस 1 है तो पॉइंट इधर आएगा, और मैंने पॉइंट इस साइड कर दिया, ये गलत कर दिया है मैंने, एक्चुअली पॉइंट इधर ना जाके इस साइड आएगा, तो 2.6 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे
2.66, 8 हटा दो, 2 अंक तक हम लोग लेंगे तो 2.66 हो जाएगा। ये गलत हो गया था, अभी जैसे ही गए उधर वहाँ पे देखा ये क्या कर दिया, ठीक है ना। देखो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये पॉइंट जो है ये एक अंक इधर आ जाएगा, तो ये 2.66 हो जाएगा। 2.66 मीटर अंडर रूट में आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट इफ इट्स सरफेस। अच्छा, मतलब कि धरती के अर्थ के सरफेस पर कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये बताना है कि धरती और इस 1 kg के ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। ऐसे समझो, मान लो ये धरती है, ये अपनी अर्थ हो गई, और इस पर जो है एक 1 kg का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, 1 kg। अब देखना, ये इसके बीच में आप तो कहोगे कोई दूरी ही नहीं है, आप कहोगे इनके बीच में r तो 0 हो गया। जी नहीं, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर हम डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लो यहाँ पे अगर इस चीज़ की अगर जो है सेंटर है, तो अब ये वाली जो डिस्टेंस है, जो इसकी जो 1 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है, जो इसकी रेडियस है, वो अर्थ की रेडियस की तो कंपैरिजन में एकदम नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नगण्य है, उसका तो कोई मतलब नहीं। तो जो हम r लेंगे वो मुख्य रूप से अर्थ की जो रेडियस है वही r ले लेंगे। तो द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 10 की पावर 6, तो इसी को हम r मान लेंगे। r इज इक्वल टू 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर, ठीक। और जो m1 यानी कि अर्थ का मास है वो कितना है, 6 × 10 की पावर 24 kg, और m2 तो 1 kg है ये। चलो ठीक है, वैल्यू रख के आंसर निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब G की वैल्यू 6.67 × 10 की पावर -11, m1 है 1, m2 है 6, इसको m1 मान लो तो इसको m2 कह दो, ये मान लो m1 है, तो m2 हो जाएगा 6 × 10 की पावर 24, और r है 6.4 × 10 की पावर 6। ये r हो गया। अब आगे देखना, 6.67, ये मल्टीप्लाई जब हम 6 से करेंगे, और नीचे 6.4 × 6.4, और 10 की पावर ये माइनस का 11, 24। अच्छा, 24 से 11 माइनस करें तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक, अपॉन, और ये 10 की पावर 6 का स्क्वायर है 10 की पावर 12। अब 6.67 × 6, तो ऊपर आएगा 6.6 × 40.02, ये हो जाएगा 40.02, और नीचे 6.4 × 6.4 ये हो जाएगा 40.96। अच्छा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, ऊपर है तो माइनस का 12 हो जाएगा। आगे देखो, अब ये 40.02 अपॉन 40.96, ये हो जाएगा 0.977, 0.977, ये आप कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। अच्छा, 10 की पावर 13 से 10 की पावर 12 जो है, तो 10 की पावर केवल 10 रह जाएगा। 13 में से 12 तो एक 10 बचा, तो जब एक 10 बचा तो एक अंक दशमलव इधर आया, तो हो जाएगा 9.77 न्यूटन। अच्छा, इसी को हम अप्रॉक्सीमेटली कह देंगे 9.8 न्यूटन। तो अगर कोई 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पे कहीं पे रखा हुआ है, तो जो ज़मीन है, जो धरती है, वो उस पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। और अभी आपको बताएंगे कि स्मॉल जी भी यही होता है। अब जो अपना जो सेकेंड स्टडी पॉइंट है ग्रेविटेशन चैप्टर में, अभी तक हम लोगों ने देखा कि ग्रेविटेशन का जो पहला स्टडी पॉइंट था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, तो ये तो समझ गए क्या, इस पे न्यूमेरिकल भी कर लिए। अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखने के बाद में
जो अपना दूसरा स्टडी पॉइंट था वो था गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने से पहले आपको पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है। अब वेलोसिटी का चेंज होना कहा जाता है एक्सीलरेशन। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि मान लीजिए धरती जो जमीन है, जो अर्थ है, वो इस चौक पे फोर्स लगा रही है। अब अगर वो इस चौक पे एक फोर्स लगा रही है तो वो फोर्स जो है वो m और a के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, F = ma। भाई धरती इस चौक पे जितना फोर्स लगा रही है, धरती इस पर एक फोर्स लगा रही है, वो फोर्स इसके मतलब चौक के मास और एक्सीलरेशन के बराबर होगा, ठीक है ना। इतना फोर्स धरती इस पे लगा रही है। अब आप ये बताओ कि अगर जो धरती इस पे फोर्स लगा रही है वो बराबर है मास इंटू एक्सीलरेशन के, तो यहाँ पे जो a होगा एक्सीलरेशन जो धरती के द्वारा लगाया जाएगा किसी वस्तु पर, वो क्या होगा। तो धरती के द्वारा किसी वस्तु पर जो बल लगाने पे जो त्वरण उत्पन्न होता है, ये तो आपको पता है कि बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा ही होगा, ये तो आपको पता ही है। तो बल अगर किसी वस्तु पे लगता है तो एक उस पर त्वरण उत्पन्न होता है। तो धरती भी प्रत्येक वस्तु पे एक बल लगाती है तो उस वस्तु में भी त्वरण उत्पन्न होगा क्योंकि बल लग रहा है। तो धरती के बल लगाने की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। द रेट ऑफ इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट per second falling freely towards the earth. The rate of increase in the velocity of an object per second falling freely towards the earth, यानी कि धरती की ओर गिरती हुई वस्तु में प्रति सेकंड उसके वेग में जो बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना, प्रति सेकंड उसके वेग में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है टूवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि आप इसको ऐसे समझ लो कि धरती की ओर गिरती हुई वस्तु में प्रति सेकंड जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, क्योंकि भाई धरती की ओर गिरेगा, धरती बल लगाएगी तो त्वरण उत्पन्न होगा ही होगा, ठीक है ना। उसी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब मान लो जैसे ये धरती है, इसका द्रव्यमान हमने मान लिया m, मास ऑफ अर्थ इतना है, इसके ऊपर एक वस्तु ये रखी है, मान लो इसका द्रव्यमान हमने स्मॉल m माना और धरती का द्रव्यमान हमने मान लिया कैपिटल M, ठीक है ना। अब ये वस्तु है, अब धरती इस पर कितना बल लगाएगी भाई, तो आपको पता है कि धरती अगर इस पर जो बल लगाएगी वो बराबर होगा F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये m धरती का द्रव्यमान और ये स्मॉल m उस वस्तु का द्रव्यमान अपॉन, अब इस वस्तु को धरती के बीच में जो दूरी होगी ये वाली, ये इस धरती की त्रिज्या के लगभग बराबर होगी। इस वस्तु की जो त्रिज्या होगी वो धरती की तुलना में तो कुछ नहीं होगी, तो धरती ही की त्रिज्या मान लेते हैं। जो इस वस्तु के और धरती के बीच में जो दूरी हो इस धरती की त्रिज्या को ले लेते हैं, तो धरती की त्रिज्या को हमने कैपिटल R ले लिया, ठीक, कैपिटल R हो गई धरती की त्रिज्या। तो F बराबर जी m1 की जगह कैपिटल M, m2 मतलब स्मॉल m और r स्क्वायर मतलब बीच की दूरी, तो r यहाँ पे धरती की त्रिज्या, इसको कैपिटल R, इसका स्क्वायर। तो ये तो भाई बल लगा रही है धरती किसी वस्तु पे, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी पे बल लगाता है तो वो इसके बराबर लगाता है। तो धरती, अगर हम ये वाला फार्मूला ना देखो गुरुत्वाकर्षण वाला, धरती अगर इस पर कोई बल लगाएगी तो वो बल इस वस्तु के द्रव्यमान और इसमें उत्पन्न त्वरण के बराबर होगा ना भाई। कोई भी वस्तु अगर किसी चीज पे बल लगता है तो जो बल लगता है वो उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के बराबर ही तो होता है। तो धरती भी जो बल लगाएगी वो इसमें उत्पन्न द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होगा। और ये न्यूटन ने बताया कि ये फार्मूला होगा, मतलब ये दोनों F के बराबर, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। M जो है स्मॉल m, ये इस वाली वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये दोनों जब बराबर, तो इनको बराबर लिख दिया, ma = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। अब m से m हटा दो तो a = अब कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, कैपिटल M मतलब धरती का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक। r स्क्वायर, r क्या है धरती की 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर,
इसका स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो ए आएगा ये आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सीलरेशन की आया है ये एक विशेष एक्सीलरेशन है, ये वो एक्सीलरेशन है जो धरती द्वारा किसी वस्तु पर फोर्स लगाने पे जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, ये वो एक्सीलरेशन है। इसलिए इस वाले एक्सीलरेशन को हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे और इसको ए ना कह के स्मॉल जी कहेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार हम लोग न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 9.8 की जगह 10 भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था अपना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। फिर एक बात समझ लो कि भाई धरती की ओर जब कोई वस्तु गिरेगी तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, तो उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। तो पर सेकंड किसी वस्तु के वेलोसिटी में जो इंक्रीजमेंट होता है, प्रति सेकंड किसी वस्तु के जो है वेग में जो तेजी, जो गति है, जो बढ़ोतरी हो जाती है, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। क्योंकि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे बल लगाती तो भाई त्वरण उत्पन्न होता है। ऐसे ही धरती जब किसी वस्तु पे बल लगाती तो भी त्वरण उत्पन्न होता है। तो धरती द्वारा लगाए गए बल की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको सवालों में हम लोग 10 में। एक चीज ध्यान रखने वाली ये भी है कि A इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। भाई देखो A इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे G जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M यहाँ पे जो है जो धरती है उसका द्रव्यमान है और R धरती की त्रिज्या है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो A है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको हम लोग स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल जी बराबर अपना हो जाएगा कैपिटल जी M अपॉन आर स्क्वायर और इसी की वैल्यू यहाँ पर ये रखी गई है। अब यहाँ पर स्मॉल जी ये धरती के लिए निकाला तो ये धरती की त्रिज्या और धरती का द्रव्यमान लिया। अगर चंद्रमा के लिए निकाला जाए तो चंद्रमा की रेडियस और चंद्रमा का मास लेंगे। जिस भी वस्तु के लिए हम स्मॉल जी यानी कि उस वस्तु की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होगा, भाई प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, यानी प्रत्येक वस्तु द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कोई त्वरण उत्पन्न होगा। तो वो त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है वो हम इस फार्मूले से निकाला करेंगे। बात समझ में आ गई। अगर पूछा जाए कि चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, मतलब चंद्रमा के लिए स्मॉल जी का मान निकालो, चंद्रमा की ग्रेविटी निकालो, तो भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। बस m की जगह भाई a इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर था, a को हम स्मॉल जी बोल रहे हैं क्योंकि धरती के द्वारा लगाया गया है, तो वहां पे हम चंद्रमा का द्रव्यमान और चंद्रमा की त्रिज्या ले लेंगे। ये आपको फार्मूला समझ में आ ही गया है, a बराबर ये कहाँ से आया, और a को ही हम इस केस में स्मॉल जी कह रहे हैं। अब आगे देखो, अपना नेक्स्ट स्टडी पॉइंट है वेरिएशन इन जी, मतलब कि जी में बदलाव। एक्चुअली ऐसा है कि पूरी धरती पर जो अभी हम लोगों ने जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाली, पूरी धरती पर जी का मान एक जैसा नहीं है। ऐसा है कि जो धरती का इक्वेटर यानी कि जो धरती का भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखा पर जी का मान बहुत कम हो जाता है, और जो ध्रुव यानी कि जो पोल है वहां पर जी का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जी में बदलाव का मतलब ये कि पूरी धरती पर जी का एक निश्चित मान नहीं है। जी का मान भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पे बहुत कम है और ध्रुव यानी कि पोल्स पर जी का मान ज्यादा है। और समझते हैं कि क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इज लीस्ट ऑन द इक्वेटर, यानी कि वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का मान इक्वेटर मतलब कि भूमध्य रेखा पर कम है, एंड मैक्सिमम एट द पोल, और ध्रुव पर अधिकतम है। इसका मान ऐसा क्यों है, देखो समझो। एक्चुअली ये जो अपनी धरती है पूरी तरह से गोल नहीं है, इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, कुछ ऐसे मान लो धरती का शेप। तो है कि ये जो धरती की रेडियस है ये यहाँ पे तो ज्यादा हो जाती है और यहाँ पे कम हो जाती है, मतलब ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहाँ पर धरती का जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो ज्यादा है, और ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे धरती की रेडियस कम हो जाती है। आप ऐसा समझो,
अब आप बताओ, मान लो यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है और एक वस्तु यहाँ पे रखी है, तो जो वस्तु यहाँ पर रखी है वो धरती के केंद्र के नज़दीक है, मतलब धरती के केंद्र और इस वस्तु के बीच में दूरी कम है, और आपको बताया अगर दूरी कम है तो इस वस्तु पर लगने वाला बल ज़्यादा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है, अगर दूरी ज़्यादा है तो लगने वाला बल कम हो जाएगा। आ गई बात समझ में भाई? F जो होता है वो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दूरी कम है तो F ज़्यादा, और दूरी यहाँ पे ज़्यादा है भाई, धरती के केंद्र और इस वस्तु के बीच में यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पे F कम हो गया। तो ऐसे भी आप समझते हो कि यहाँ पे जो है ये दूरी कम है इसलिए यहाँ पे F ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे F कम हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा भाई गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में यही तो देखा कि जितनी ज्यादा दूरी होगी बल उतना कम लगेगा। तो यहाँ पे दूरी ज्यादा तो बल कम, बल कम तो बल की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम, और यहाँ पे दूरी कम मतलब बल ज्यादा, बल ज्यादा तो बल की वजह से उत्पन्न त्वरण मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी यहाँ पे ज्यादा, फोर्स ज्यादा है इसलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज्यादा है। यहाँ पे फोर्स कम है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम है। आ गई बात समझ में कि भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है और पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है, या आप इसको ऐसे भी समझ लो। अभी आपको स्मॉल जी का फार्मूला बताया, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब इक्वेटर पे क्या है, यानी कि ये इक्वेटर है, ये चीज EQUATOR ये इक्वेटर है और ये पोल है, मतलब ये ध्रुव है, वो भूमध्य रेखा है। तो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पर ये जो अपना जी है वो हो जाता है इस कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आर है यानी कि ये वाली जो दूरी है यहाँ से लेके वहां तक वो आर हो जाती है ज्यादा। अब अगर आर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे जी अपने आप कम हो जाएगा। तो इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है तो जी कम है, और पोल पे क्या है, पोल पे आप अगर फार्मूले से देखो तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। पोल पे ये जो आर है ये कम हो जाती है। अब अगर आर यहाँ पे कम हो जाएगी तो जी ज्यादा हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर कम तो ये नंबर ज्यादा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर ज्यादा तो ये नंबर कम हो जाएगा। भाई अगर मान लो कोई फ्रैक्शन है a अपॉन बी इज इक्वल टू कैपिटल A, तो b अगर कम होगा तो a ज्यादा होगा, और b अगर ज्यादा होगा तो a कम होगा। आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे ये चीज ज्यादा नीचे वाली तो ये चीज कम, यहाँ पर ये चीज कम तो ये चीज ज्यादा, चाहे ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो। भाई इनके बीच की दूरी ज्यादा है तो बल कम लगेगा, बल कम लगेगा तो ग्रेविटी कम लगेगी। यहाँ पे इनके बीच की दूरी कम है तो बल ज्यादा तो ग्रेविटी ज्यादा लगेगी। समझ गए होंगे आप, यही वेरिएशन इन जी है। अब अपना नेक्स्ट स्टडी पॉइंट है ग्रेविटेशन चैप्टर में जो चौथा है वो है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या है। तो एक को कैपिटल जी ले लिया, एक को स्मॉल जी ले लिया। जल्दी से देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। पहली तो बात है कि जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये, और जो स्मॉल जी है ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है ना भाई, कैपिटल जी गुरुत्वीय त्वरण है और वो कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। दूसरी चीज ये है कि ये जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू हर जगह एक निश्चित रहती, जी एक कांस्टेंट चीज है, जी कभी बदलता नहीं। कैपिटल जी की बात हो रही, कैपिटल जी हमेशा हर जगह पूरे ब्रह्मांड में एक ही रहेगा। तो जो वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट, जी का मान जो है वो निश्चित है और वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 है। कैपिटल जी का मान निश्चित है और वो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। वहीं आपने देखा स्मॉल जी का मान तो धरती ही पर अलग अलग हो जाता है, तो दूसरे प्लैनेट में तो अपने आप अलग अलग हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लैनेट्स
एंड डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ। जो स्मॉल जी है इसका मान अलग अलग ग्रहों पर और धरती के ही अलग अलग क्षेत्रों में स्मॉल जी का मान अलग अलग हो जाता है। मतलब कैपिटल जी तो निश्चित है, इसका मान ये है, लेकिन स्मॉल जी का मान धरती ही पर निश्चित नहीं है। तो कैपिटल जी निश्चित और स्मॉल जी अनिश्चित है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो कैपिटल जी है ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी। कैपिटल जी का दिशा से कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल जी का दिशा से कोई लेना देना नहीं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। मगर स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण तो सदिश राशि वैसे भी है, एक दिशा में लगता है। तो जो स्मॉल जी ये हमेशा नीचे की दिशा में लगेगा, जिस ओर ग्रह होगा उस दिशा में लगेगा। बात समझ में आ गई। स्मॉल जी है वो त्वरण है, और त्वरण अपने आप सदिश राशि होती है। तो अगर धरती का केस लिया जाए तो स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा धरती की ओर रहेगी, ये सदिश राशि है। और जो कैपिटल जी है इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपने देखा था कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, और जो स्मॉल जी है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक तरह का एक्सीलरेशन है, तो उसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये अपने कुछ अंतर हो गए। अब अपना अगला स्टडी पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टडी पॉइंट फ्री फॉल, मुक्त पतन। अब फ्री फॉल का मतलब यह है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पर केवल ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा और कोई बल वहां पे ना लग रहा हो। बात समझ गए। मतलब मुक्त पतन से अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है जहां पर किसी वस्तु पर केवल जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगे, मतलब वो वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करे और किसी बल को ना करे। तो यही है मुक्त पतन, फ्री फॉल। It is a situation where the body experiences only gravitational force। ये वो स्थिति है जहां पर बॉडी केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, एंड नो अदर फोर्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और किसी भी दूसरे बल को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। समझ गए ना कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करे, इसके अतिरिक्त और दूसरे किसी बल का अनुभव वस्तु ना करने पाए, उसको कहते हैं मुक्त पतन। बात समझे। जैसे कि अब आप कहोगे मान लो इस चौक को हमने ऊपर से गिराया तो इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगा, तो यही स्थिति मुक्त पतन की नहीं है। अगर हम इसको ऐसे ऊपर उछाल रहे हैं तो अभी तो हमने इसको गुरुत्वाकर्षण बल के ही हवाले तो छोड़ा दिया है भाई, इसको उछाला अभी तो इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण ही बल लग रहा है ना, और ऊपर से अगर गिराएंगे भी तो भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। मतलब दो स्थितियां हैं मुक्त पतन होने की, या तो किसी चीज को ऐसे ऊपर उछाला जाए तो ये मुक्त पतन है क्योंकि ऊपर उछालने पे भी केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और अगर ऊपर से नीचे गिराया जाए तो भी ये मुक्त पतन है। मतलब ऊपर उछालने पे एक गुरुत्वाकर्षण बल के हवाले हमने वस्तु को कर दिया तो ये मुक्त पतन, और ऊपर से नीचे गिराने पर कर दिया। अच्छा एक बात और समझिएगा, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराने पे मुक्त पतन है। मान लो इसको जैसे ऊपर से नीचे गिराया ये मुक्त पतन है, मगर अगर फेंका तो ये मुक्त पतन नहीं है। बात समझिएगा। ऐसे छोड़ दिया ये मुक्त पतन है, मतलब कि ये फ्री फॉल है, मगर अगर इसको ऐसे फेंका तो ये नहीं, क्योंकि जब मैंने इसको ऐसे फेंका तो हमने अपने हाथ से भी तो कुछ बल इस डस्टर पे लगाया ना, तो ये अगर नीचे गिरा ये डस्टर तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थोड़ी ना, इसमें तो मेरे हाथ के द्वारा लगाया गया बल भी तो था। तो अगर ऐसे ऊपर से छोड़ दिया तो ये वो फ्री फॉल है, ऊपर उछाल दिया तो ये फ्री फॉल है, क्योंकि उछालने के बाद ये केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें आ गया। बात समझ में आ गई। ठीक। अब दो तरीके से हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिएगा। या तो कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ऊपर उछाल दी जाए, तो एक तो डाउनवर्ड एक अपवर्ड। दो तरीके से फ्री फॉल हो सकता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड। अब डाउनवर्ड का मतलब है कि जैसे कोई वस्तु है वो ऐसे नीचे की ओर जाए, ठीक है ना। अब अगर वो नीचे की ओर जाएगी तो यहाँ पे जब वस्तु को छोड़ा गया तो वस्तु की जो पहली जो मतलब वस्तु को छोड़ाते समय जो वस्तु का वेग होगा, जो प्रारंभिक वेग मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि u बराबर 0 होगा, क्योंकि वस्तु को ऐसे छोड़ा ना तो अब ये नीचे गया तो यहाँ पर तो इसकी जो वेलोसिटी वो 0 है ना, तो u इज इक्वल टू 0। और v का मतलब है ग्राउंड को
मतलब जैसे हाथ पे गिरा तो हाथ को छूने से ठीक पहले इसकी जो वेलोसिटी है v वो तो जीरो नहीं होगी, तो वो डज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई इसको छोड़ा तो हाथ पे गिरने के ठीक पहले इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जीरो तो नहीं, तो v डज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन का मतलब यहाँ पे g से है, वो नीचे की ओर होगा, तो a इज इक्वल टू माइनस का g। क्यों माइनस का g? क्योंकि ये नीचे की ओर है, इसलिए माइनस का g। और ये जो चली गई दूरी है s, वो ये चीज हो जाएगी जो ये ऊपर से नीचे की ओर आया है, और ये भी निगेटिव होगा क्योंकि इसकी भी दिशा नीचे की ओर है, तो ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल हो गया। दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में, मान लो ये है हम जमीन, अब किसी वस्तु को ऐसे ऊपर उछाला गया, मान लो यहाँ तक आई। अब यहाँ पर जब हमने किसी वस्तु को उछाला, तो अब उछालेंगे तो उछालने पे तो नीचे, जब हम इसको मतलब जब ऊपर से उछाला जाएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो अब तो जीरो नहीं होगी, अब तो कोई ना कोई इसका वेग होगा ना उछालते समय, जीरो तो नहीं होगा, किसी वेग से इसको ऊपर उछालेंगे, तो यहाँ पर u जीरो नहीं होगा। अब जब ये ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब जब ये चौक सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे आएगी, तो ऊपर जाके वस्तु रुकेगी, फिर नीचे आएगी, तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पर तो वेग जीरो हो जाएगा, वहां पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसलिए v इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक्सीलरेशन यानी कि g अब भी नीचे की ओर लगा, तो a इज इक्वल टू माइनस जी। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है, और यहाँ पर जो s है वो ये है s, तो s यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये अपने दो तरीके के फ्री फॉल हो गए, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक अपवर्ड डायरेक्शन। अब इस पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं अब वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए फ्री फॉल पे क्वेश्चंस लेते हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 15 मीटर, वेलोसिटी विद विच इट टच द ग्राउंड। अच्छा, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक स्टोन, एक पत्थर, उसको 15 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा दिया जाता है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 15 मीटर, मतलब 15 मीटर की ऊंचाई से इस स्टोन को छोड़ा जाता है। तो हमको वो वेलोसिटी बतानी जिस वेलोसिटी से वो धरती को टच करेगा। तो समझो, देखो बात ये है कि ये एक स्टोन है, इसको ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाता है, ठीक है। ये मान लो धरती, यहाँ पे इसको छोड़ा गया, इसकी जो लंबाई ऊंचाई से गिराया गया नीचे की ओर गिराया जाए, इसलिए s बराबर हो जाएगा माइनस का 15 मीटर। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे की ओर गिराया, विस्थापन निगेटिव ले लिया, नीचे की ओर माइनस 15 मीटर। अच्छा, जब इसको ऊपर से छोड़ा गया तो यहाँ पर तो इसका जो वेग, जो वेलोसिटी वो जीरो, तो u इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, u जीरो हो जाएगा, और v अपने को बताना है, ठीक है। अब a नीचे की ओर होगा तो a इज इक्वल टू जी, और g 10 लेना, तो g हम यहाँ पे माइनस का 10 लेंगे, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे की ओर है, ठीक। अब देखो v, u, a और s हमें v निकालना है और u, a, s पता है, तो हम लोग मोशन की थर्ड इक्वेशन लेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v अपने को बताना है, v स्क्वायर बराबर u है 0, 2 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 10 लगा नीचे की हो तो माइनस का 10 इंटू s क्या है, s से माइनस का 15, ठीक। v स्क्वायर बराबर ये माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा, तो 15 और 10 150, 15 और 10 की मल्टीप्लाई 150, और ये 2 300, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। भाई 15 और 10 की मल्टीप्लाई 150 और 150 2 जा 300, तो v इज इक्वल टू रूट 300। अब 300 का जरा रूट निकाल लिया जाए, यानी कि 2 इंटू 5, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 5 मिला, तो 5 2 जा 10 रूट 3, तो v इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कार जो है
एक कार है वो 0.5 सेकेंड में कहीं से गिर करके ज़मीन पर आ जाती है। 0.5 सेकेंड समय लगता है कार को गिर के ज़मीन पे आने में, और जी अपने को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बताना है व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड यानी कि जमीन को छूते समय उसकी चाल क्या थी कार की, मतलब अंतिम चाल। इनिशियल स्पीड बतानी, इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड उस कार को ऊपर से नीचे गिरने में लगा, तो मतलब जो ऊपर से वो नीचे गिरी तो उसकी एवरेज स्पीड क्या थी ऊपर से नीचे गिरने, मतलब कुल समय और टाइम देखते हैं। और हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, और कार जहां से गिरी उसकी धरती से ऊंचाई कितनी, तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले देखो ऐसे समझ लो कि ये एक, मान लो ये एक कार है, ये समझ लो कोई कार है, ये ऊपर से गिरी है नीचे, और नीचे गिरने में इसको t बराबर लगा है 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब ऊपर से नीचे गिरी तो यहाँ पे तो ये रुकी होगी तभी नीचे गिरी होगी भाई, ऐसे ऐसे आई होगी ना नीचे, तो पहले तो इस जगह पे होगी तब तो नीचे आएगी। तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और v अपने को बताना है, ठीक है बता देंगे, और s भी बताना है, s भी बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक s कितना था वो बताना है। a अपने को पता है, a बराबर g, और वो है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जमीन को छूते समय इसकी स्पीड क्या थी। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। देखो भाई, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो यहाँ पे, v बताना है, u 0 है, a है -10, t है 0.5, तो 5 10 जा 50, माइनस का 1, तो v इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा इट्स एवरेज स्पीड, मतलब यहाँ से यहाँ गिरी तो इसके बीच में एवरेज स्पीड क्या थी। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे एक निश्चित एक्सीलरेशन है, तो अगर निश्चित एक्सीलरेशन हो तो स्पीड निकालने का फार्मूला, एवरेज स्पीड का फार्मूला u प्लस v/2 होता है, तो वही कर दो। स्पीड बतानी तो u प्लस v/2 एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो u कितना है, u है 0, v कितना आया -5। हाँ ठीक है, -5 आया, मतलब v जो अंतिम वेग आया वो 5 मीटर पर सेकेंड है, नीचे की ओर है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस अपने हम लोगों ने लिया है। ये जो माइनस है ये बता रहा है कि v यानी कि जो वेलोसिटी है उसकी जो दिशा है वो नीचे की ओर है, इसलिए यहाँ पे v निगेटिव आया है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग जब यहाँ पे v लेंगे तो वो v केवल v का जो आंकिक मान है वो लेंगे। बात समझ में आ रही है। v की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 5, माइनस केवल ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि इसकी दिशा नीचे की ओर है। ठीक है, ओफो, क्योंकि देखो ये पूछ रहा है अपने को एवरेज स्पीड, और जो स्पीड होती है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक अदिश राशि है। अगर वेलोसिटी पूछता है, वेलोसिटी सदिश राशि, ये जो u और v है ये फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी प्लस और माइनस के साथ लिखी जाएगी क्योंकि वेलोसिटी एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और जो स्पीड है इसमें कोई दिशा नहीं होती है, स्पीड अदिश राशि, स्पीड में दिशा का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए स्पीड को हम बिना साइन के रखेंगे, सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। वेलोसिटी आएगी तो साइन के साथ, क्योंकि वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये चीजें जो हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनमें दिशा के साथ बताना होगा, और स्पीड दिशा के साथ नहीं बताई जाती, इसलिए स्पीड को केवल 5 रख रहे हैं। 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड। तीसरा देखो, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये जो लेज जहां से कार गिरी उसकी ग्राउंड से ऊंचाई कितनी थी, ये भी निकल जाएगा। s इक्वल टू s
बताना है u कितना है, u 0 है, 0.5 प्लस 1/2, a की वैल्यू -10 इंटू 0.5 का स्क्वायर। अब इसको काट दो, ये हो जाएगा 5, ये 0 हुआ। अब 5 माइनस का 5 और माइनस का 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 2.5। अब 25 5 जा 625, 625, एक अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा पॉइंट। माइनस का आया है एस, इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नीचे की ओर हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की ओर, जो उसकी दूरी है वो 62.5 मीटर है। तो इसका जो आंसर होगा वो 62.5 मीटर होगा। माइनस मत लगाना, क्योंकि ये जो है ना हाउ हाई का मतलब ये केवल डिस्टेंस पूछ रहा है और अपने पास डिस्प्लेसमेंट निकल गया और डिस्प्लेसमेंट की दिशा नीचे की ओर है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ माइनस आया और ये अपने से केवल दूरी पूछा तो दूरी 62.5 हो जाएगी। एक चीज और देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 0.5 का स्क्वायर है ये 0.5 इंटू 0.5 होगा तो ये 0.25 होगा, 0.25। आई बात समझ में? मैंने ये गलत कर दिया, 0.25। अब 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 125 और 2 अंक के बाद में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1.25 मीटर। भाई 0.5 ये 2 अंक के बाद होगा ना, तो 625, तो हाँ तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 होगा, ना कि 2.5 होगा, 0.25 होगा। यहीं पे दिक्कत हो गई थी और सब सही है। 0.25 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.25 आ गया। ठीक, जैसे यहाँ पे 62.5 की जगह ना 1.25 करना है। अब ठीक, 1.25 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग 120 मीटर टॉल। एक बॉल को 120 मीटर टॉल बिल्डिंग से नीचे गिराया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। वेलोसिटी व्हेन इट टच द ग्राउंड, तो जमीन को छूते समय उसकी वेलोसिटी बतानी है। टाइम टू फॉल, और 120 मीटर ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरने में कितना टाइम लगा ये बताना है। ठीक है, तो वेलोसिटी व्हेन इट टच द ग्राउंड, देखो बात समझा, एक बॉल है, ये बॉल है, इसको नीचे गिराया गया, ये समझो ग्राउंड है। कितनी ऊंचाई से? 120 मीटर की ऊंचाई से। तो जो अपनी डिस्टेंस s है वो 120 मीटर है। अब 120 मीटर नीचे की ओर गिर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, इसलिए s के पहले मैंने लगा दिया यहाँ पे माइनस 120 मीटर से इसको नीचे गिराया गया। वेलोसिटी व्हेन इट टच द ग्राउंड, अच्छा जब यहां से छोड़ा गया होगा उस समय तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, u = 0। v बताना है, v बता दिया जाएगा। ठीक है, और g हम ले लेते हैं, a = g = -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v बताना है तो फार्मूला लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन, v² = u² प्लस 2as। अब v तो पता नहीं है, v नहीं पता है। ठीक है, u है 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 10, s है -120 ठीक है, v² = ये तो 0 का 0 हो गया, 10 × 20 और 10 × 20 और 12 × 24 2400 प्लस का। ठीक है, अब v² = 2400, अब v = 2400। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व कर लो तो और ज़्यादा सॉल्व कर ले सकते हैं, 20√6 आएगा सर। चलो सॉल्व करके आपको दिखा दें। 2 से
अब ये 5 से भी चला जाएगा, 3 से भी जाएगा, अब देखो यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 5 मिल गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 6, 20√6। तो v इक्वल टू आ जाएगा 20√6 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई वेलोसिटी जो इसको नीचे को छूने, ग्राउंड को टच करते समय जो इसकी स्पीड होगी वो ये होगी 20√6। अच्छा अब क्या बताना है? अच्छा टाइम टू फॉल, इसको ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लगा ये बताना है, वो भी निकाल दो। कहाँ निकालूं? चलिए इधर देख लो। S इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। S कितना है? -120, u है 0 इंटू टी प्लस 1/2, a की जगह माइनस का 10 और t²। इसको काटा आ गया माइनस का 5, ठीक, -120, अब ये तो 0 हो गया, माइनस का 5 t², माइनस से माइनस कट गया। अब t² इक्वल टू 120/5, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 4 जा 20, t² इक्वल टू 24। अब t के 24, अब t इक्वल टू हो जाएगा √24। अब √24 निकाल लिया जाए, √6। ये क्वेश्चन समझ के हो गया? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ब्रिज ओवर अ रिवर, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। मतलब एक नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है और नदी से उस पुल की ऊंचाई बतानी है, जिस पुल से एक पत्थर नदी में फेंका गया। द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर, और उस पत्थर को जो नदी का जो पानी का जो तल था उसको छूने में 2 सेकेंड का समय लगा। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज, तो वो जो पुल है, जो ब्रिज है, उसकी ऊंचाई बतानी। मतलब समझ लो जैसे ये कहीं रिवर है, ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से एक पत्थर फेंका गया नदी में। अब इसको नदी का लेवल को छूने में टाइम लगा है 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड टाइम लगा है। और बताना हाइट बतानी, मतलब कि ये ऊंचाई यानी कि s बताना है। तो जब पत्थर फेंका होगा तो u इक्वल टू तो 0 रहा ही होगा, v हमको पता नहीं है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगा देते हैं। अच्छा a यानी कि g वो तो -10 रहेगा ही, ठीक है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², u कितना है? 0 है। t कितना है? t कुछ भी हो, जब t है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड प्लस 1/2 माइनस का 10 इंटू t है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, काट दो, ये तो 0 हो जाएगा। 10 2 जा 20 माइनस का 20 मीटर नीचे की ओर गिरा, इसलिए माइनस का आया है। हमें तो केवल दूरी पता नहीं, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी ना। क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ब्रिज, हाइट ऑफ द मतलब ऊंचाई कितनी है ब्रिज की, तो ऊंचाई है 20 मीटर, ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, ऊंचाई हाइट। हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम वाटर लेवल इज 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड,
टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, मतलब एक ऑब्जेक्ट को 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है ना। अब ये बताना है इसमें कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक गया और उसको वापस धरती पर आने पर कितना टाइम लगा, मतलब ऐसे 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका, अब ऊपर जाके वापस आने में कितना टाइम लगा ये बताना, वो कितनी ऊंचाई तक गया ये बताना। देखो मान लो ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर फेंका गया u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये गया ऊंचाई यहाँ तक, तो इसकी ये मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है ये बताना, मतलब कि s बताना है कितना है। अब s बताना है तो अच्छा a अपने को पता ही है g, a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो बता दो पहले s बता दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा v ऊपर जब जाएगा ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो चौक फेंकी, तो चौक जब सबसे ऊपर वाले पॉइंट भाई आई, सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वहां पे तो चौक की स्पीड 0 होगी भाई। ऐसे फेंका तो जो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे गई तब तो चौक की स्पीड 0 होगी, तो v इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सबसे ऊंचाई पे जो चौक की स्पीड या किसी वस्तु की स्पीड होगी वो तो 0 होगी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब v कितना है, v है 0, u है 25, a है माइनस का 10 इंटू s, ठीक। 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस का 20 s इधर आ जाएगा, फाइव से काट दो, 5 4 जा 20, अब 5 1 जा 5 बचा 1 5 2 ना 10, अब 125 बटे 4 31.5 आ जाएगा ये। s तो निकल आया 31.5। अब टाइम टेक बाई द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, अच्छा ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ऊपर जाके वापस आया, तो ऊपर जाके वापस नीचे आने में कुल कितना टाइम लगा ये बताना, ये भी बता दो। इज इक्वल टू u। अब t जो है, एक तो t ये कि ऊपर जाने में कितना समय लगा, यहाँ पे जो t चाहिए वो ऊपर जाके वापस नीचे आने में जो समय लगा पूरा t, तो यहाँ पे हमने कैपिटल T कर दिया, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल टी इसलिए क्योंकि पूरा टी पूछा ना, ऊपर जाके वापस नीचे आने में जो टी लगा, ठीक है बता देंगे। एस कितना निकला 31.5, यू है 25, कैपिटल टी प्लस 1/2 इंटू माइनस का 10 इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, ठीक। 31.5 25। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे ये सवाल गलत हो रहा है, समझ में आया क्यों गलत हुआ भाई, समझो बात को। ऊपर फेंक करके वापस नीचे आया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना, विस्थापन तो 0 हुआ। और अगर 31.25 हम ले रहे हैं तो 30.25 डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक है, और अपने को क्या चाहिए कि ऊपर जाके वापस नीचे आने में समय लेना है ना, तो ऊपर जाके वापस नीचे आने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना, तो वो तो 0 है और लिया जा 31.5, तो ये गलत हो रहा है सवाल, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे 0, क्योंकि ऊपर जाके वापस नीचे आने का समय लेना है, तो ऊपर जाके वापस नीचे आने का डिस्प्लेसमेंट लेना, वो है 0, ठीक है। अच्छा माइनस का 5t स्क्वायर, ठीक। अब 5t स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू 25/5 कैंसिल होकर t इज इक्वल टू आएगा 5 सेकेंड। मतलब ऑब्जेक्ट को कुल मिला के ऊपर जाके वापस नीचे आने में जो पूरा समय लगेगा वो लगेगा 5 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। 125/4 ये 31.5 नहीं 31.25 होगा, 31.25, 125/4 है ना 31.25। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेना है। क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ऐसे फेंका जाता है, ठीक है, राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो जब ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की ओर फेंकते तो 10 मीटर ऊंचाई तक जाता है। अब कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स
तो ये बताओ कि वो जब ऊपर फेंका गया तो वो किस वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका गया, पहली बात। और क्या बताना है, द टाइम टेकन बाई द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और उस ऑब्जेक्ट को सबसे ऊंचाई वाले बिंदु तक, मतलब सबसे ऊपर तक जाने में कितना समय लगा। दो चीजें बतानी कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की ओर फेंका गया, तो पहले तो ये बताओ वो किस वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका गया, दूसरा ये बताना उसको सबसे ऊंचाई तक जाने, मतलब ऊपर तक जाने में, जहां तक वो गया वहां तक जाने में कितना समय लगा। मतलब समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है, वर्टिकली राइज। अच्छा, ये टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, बता तो है 10 मीटर ऊंचाई तक गया है। An object is thrown vertically upwards and rises to a height of, calculate a velocity which, अच्छा टाइम बताना है, मतलब ये गया है ऊपर, देखो ठीक है कोई बात नहीं, हल्का सा कंफ्यूजन हो गया था कि ये जो बॉल है इसको ऊपर की ओर फेंका गया है, ये 10 मीटर ऊंचाई तक गई, तो बताओ कि ये 10 मीटर ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगा है। ठीक है, ऊपर की ओर इसको फेंका गई है 10 मीटर ऊंचाई तक, यानी कि s इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, ये ऊपर तक गए 10 मीटर तक। वेलोसिटी विच, अच्छा ये सबसे पहले बताना कि इसको किस स्पीड से ऊपर फेंका, किस वेलोसिटी। अच्छा ऊपर गई तो यहाँ पे तो u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, v तो यहाँ पे 0 हो जाएगा भाई। ऊपर तक ऐसे फेंकोगे तो चौक जो सबसे ऊपर आएगी तो वहां पर तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताना है, u बताना है, s पता है, u s पता है, v पता है, a भी पता है, क्योंकि a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओके। v कितना है, v है 0, u बताना है, a है माइनस का 10, s है 10, ठीक। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर 10 10 100 माइनस का 200, तो 200 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब 200 का वो निकाल देते हैं एलसीएम, यू पहले तो लिख दो u इज इक्वल टू रूट 200, अब 200 का रूट निकाल दूं, पाँच दूना 10, अच्छा 1 या 2 बच जाएगा सिंगल, 5 दूना 10 रूट 2, u हो जाएगा 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम बताना कि ऊंचाई तक गए तो इसको टाइम कितना लगा, तो टाइम निकाल दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s है 10, u कितना निकला है 10 रूट 2 इंटू टी प्लस 1/2, a है माइनस का 10, निकालना क्या, t निकालना है। अच्छा t अपने को पता नहीं है, t का स्क्वायर, ठीक। 10 इज इक्वल टू 10 रूट 2 t, ये प्लस माइनस माइनस का 5 t स्क्वायर। अच्छा अब 10 में से 10 रूट 2 माइनस का 5t स्क्वायर, तो इसको तो उससे सॉल्व करना है, 5t स्क्वायर इधर आएगा, 5t स्क्वायर माइनस का ये इधर आए तो माइनस का 10 रूट 2t, और ये प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा, 5 10 जा 50, 50 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनको, एक सेकंड देखो, ये ऐसे ही सॉल्व हो रहा है ना क्वेश्चन,
देखो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, मगर इसमें कैलकुलेशन लंबी होगी। हम इसकी जब v इक्वल टू यू प्लस 80 यूज़ करेंगे हो तो ऐसे भी जाएगा। अब इसमें फैक्टर करते बैठे घंटों, तो इसकी बजाय v इक्वल टू यू प्लस 80 से सॉल्व कर लो इसको, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपने को v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है। इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, अपने को तो आंसर निकालना है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब अगर इससे ना सॉल्व होता तो फिर मजबूरी थी उसी से करना पड़ता। तो v कितना है, 0 है, u बताना है, a कितना है माइनस का 10, u अच्छा u तो बताना है, u तो पता चल गया ना, u है 10√2, u तो मालूम हो गया, पहले बताना था u, अब तो पता चल गया 10√2। 10√2, अब t है माइनस का 10 और t तो बताना है, a है माइनस का 10, ठीक है। अब 10√2 इधर ले लो, बराबर ये 10√2 इधर का आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 10t, माइनस से माइनस कट गया, 10 से 10 कट गया, t इज इक्वल टू √2। आराम से आंसर उसमें घंटों लेकर के बैठते, 10 इज इक्वल टू √2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर ऐसे ड्रॉप किया गया, मतलब कि छोड़ा गया। तो अब बताना है हाउ लॉन्ग विल टेक टू रीच द ग्राउंड, और दूसरा व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अच्छा, मतलब कि कितना समय लगा उसको जमीन तक आने में, और जिस समय उसको ने जमीन को छुआ उस समय उसकी स्पीड क्या थी। मतलब ये एक पत्थर है, इसको ऐसे नीचे की ओर फेंका गया, ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई से, मतलब s इज इक्वल टू हम 20 मीटर ले लेंगे। अब ध्यान रखना नीचे की ओर फेंका, इसलिए s इज इक्वल टू माइनस का 20 लिया क्योंकि नीचे की ओर है, ठीक है ना। और यहाँ पे फेंका, यहाँ पे तो इसकी स्पीड 0, तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। v अपने को बताना है, a इज इक्वल टू g है ही है माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। t बताना है पहले, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s है माइनस का 20, u है 0 इंटू टी प्लस 1/2, a की जगह माइनस का 10 t का स्क्वायर, माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का 5t स्क्वायर, t स्क्वायर इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4, ये 4 हो गया, तो t इज इक्वल टू 2 हो गया। तो जो इसको नीचे गिरने में जो समय लगा t, वो तो हो जाएगा 2 सेकेंड। अब क्या बताना है, v बताना है। तो v बताना है, u पता है, t पता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 सही रहेगा। v कितना है 2, u कितना है 0 प्लस a है माइनस का 10 इंटू टी निकल के अभी आया है 2। v अपने को बताना है, v नहीं पता है। v बराबर -20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। हाउ मेनी हाइट अचीव द स्टोन, तो स्टोन ने कितनी ऊंचाई तक स्टोन गया। ये एक स्टोन है, इसको ऊपर की ओर फेंका गया, मान लो यहां तक आया स्टोन, कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड, तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जब आया होगा भाई, स्टोन को फेंका जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पर तो इसकी स्पीड 0 हो गई होगी ना, तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताना है कि कितनी ऊंचाई तक गया। अच्छा, s बताना, v पता है, a पता है, u पता है, s बताना है, t का कोई काम नहीं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। v कितना है 0, u कितना है 20 प्लस 2 इंटू माइनस का 10 इंटू s।
ठीक, 0 का स्क्वायर 0 हो गया 400 माइनस का 20s, 20s इज इक्वल टू 400, s इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20, s इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 20 मीटर। नेक्स्ट, फ्री फॉल के क्वेश्चंस देखने के बाद जो अपना नेक्स्ट स्टडी पॉइंट है वो है मास एंड वेट, द्रव्यमान तथा भार। अब द्रव्यमान तथा भार को ऐसे समझ लीजिए, मान लो जैसे अपने हाथ में ये एक डस्टर है, ठीक है ना, मान लो ये डस्टर ऐसे रखा हुआ है, तो एक तो ये डस्टर मेरी जैसे ये उंगली पे रखा है, तो एक तो ये डस्टर मेरे हाथ उंगली पे कुछ दबाव डाल रहा है, कुछ नीचे की ओर दबा रहा है, और एक मान लो इसके ऊपर एक हम हुक ऐसा लगा दें, अब ये नीचे को दबाए, तो दोनों में कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? ऐसे जो ये मेरे हाथ को दबा रहा है वो, और एक हमने इसमें हुक लगा दिया, अब ये नीचे को दबाए, अब दोनों में कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? ऐसे जो ये दबा रहा है हाथ को, इसका मतलब यह है कि जितना अपने आप में खुद में ये डस्टर है उतना ये दबा रहा है, और ऐसे हमने कर दिया तो एक हुक जो नीचे की ओर दबा रहा है, वो दबाव जो नीचे की ओर ये हुक जा रहा है, प्लस ये डस्टर वाला दबाव, ये दोनों मेरी उंगलियों पे आ रहे हैं। बात समझ में आई ना? तो ये जो डस्टर का अपना जो भार है, जो अपना ये डस्टर स्वयं में जो जितना इसमें सामान है, जितना ये डस्टर खुद है, उसको तो कहेंगे द्रव्यमान। और ये जो ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच रही है, इसके साथ में डस्टर खुद कितना है, साथ में ग्रेविटी इसको नीचे कितना खींच रही है, इसको मिला करके जो कुल मिला के इसका धरती पर जो दबाव लग रहा है, ग्रेविटी प्लस ये डस्टर स्वयं में जितना है, इसको मिला के जो होता है उसको वेट कहते हैं। अब समझिएगा जरा इसको, मास, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेंट इन इट। किसी भी वस्तु के मास से ये मतलब है कि स्वयं में वो वस्तु है कितनी। जैसे डस्टर रखा तो डस्टर कितना दबा जितना ये स्वयं में है, तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेंट इन इट। तो जो मास है उसका मतलब कि स्वयं में अपने आप में वो सामान है कितना, वस्तु है कितनी। और वेट का मतलब होता है अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, कि भाई धरती प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो धरती किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित कर रही, धरती किसी वस्तु को अपनी ओर जिस फोर्स से खींच रही, उस फोर्स को कहते हैं वेट। अब F बराबर ma होता है भाई, F बराबर ma, और a यानी कि वो एक्सीलरेशन जो धरती खींचे, तो a की जगह यहाँ पे g होगा, W इज इक्वल टू mg। तो W यानी कि वेट, यानी कि वो फोर्स जिससे धरती किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसको वेट बोलते हैं। तो W इज इक्वल टू mg, F इज इक्वल टू ma से a की जगह यहाँ g हो जाएगा, बात वही है। अब मास तथा वेट में कुछ अंतर देख लिए जाए। अब जरा मास एंड वेट को समझ लेने के बाद मास और वेट में कुछ डिफरेंस देख लीजिए। तो सबसे पहला डिफरेंस है द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी चीज में वो चीज है कितनी, उसको कहते हैं उस चीज का मास। जैसे कि ये चौक रखी, तो वास्तव में ये चौक है कितनी, कितनी चौक है, ये चौक की मात्रा इस चौक में कितनी है, इसको कहेंगे मास। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इस चौक को ये नीचे धरती अपनी ओर किस फोर्स से खींच रही है, इसको कहेंगे इस चौक का वेट कितना है। भाई धरती पर जितना इसको खींचेगी धरती, तो धरती पर इस चौक का वेट हो जाएगा। अगला, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जो मास की यूनिट है वो किलोग्राम है। और आपको पता है वेट तो एक तरह की फोर्स ही होती है, कि एक फोर्स जिससे धरती किसी वस्तु को खींचती है, तो फोर्स की तो यूनिट न्यूटन होती है, तो द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन आल्सो। तो जो वेट की यूनिट होगी वो भी न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि वेट भी तो फोर्स ही है ना, इसलिए। अगला, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। किसी वस्तु का जो मास है वो हर जगह बराबर है। भाई ये चौक है, ये चाहे जहां पर ये चौक जितनी है उतनी ही तो रहेगी, तो इसका मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और जो इसका वेट है, वेट आपको पता है W इज इक्वल टू mg।
इसमें मास तो कांस्टेंट रहेगा। अब g जैसे जैसे g बदलता जाएगा वेट इसका बदलता जाएगा। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट ड्यू टू चेंज g। जो किसी वस्तु का वेट होगा वो g के चेंज होने से उसका वेट बदल जाएगा, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे कि ये चौक है, चौक का मास जितना है उतना ही रहेगा, चाहे इसको किधर को भी घुमाए कैसे भी करे चौक का मास तो उतना ही रहेगा। लेकिन जो इसका वेट है, वेट तो हमेशा नीचे की ही ओर रहेगा, इसी दिशा में वेट होगा ना भाई, वेट तो हमेशा नीचे की ओर रहेगा, क्योंकि वेट W इज इक्वल टू mg, और g क्या है, g एक एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, त्वरण है भाई, त्वरण तो सदिश है, तो वेट तो हमेशा नीचे की ओर रहेगा, तो जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट स्टडी पॉइंट।